वेलकम टू स्वास्थ्य ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का ये 5वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड्स में डिफेक्ट्स के बारे में। डिफेक्ट्स को हम लोग इम्परफेक्शंस भी कहते हैं। तो डिफेक्ट्स का साधारण मतलब क्या है उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। जैसे किसी आदमी के हाथ में 5 उंगलियां होती हैं तो ये नॉर्मल है। अगर किसी के हाथ में एक उंगली बढ़ जाए, 6 हो जाए, तब भी कहेंगे कि हाथ में क्या है, डिफेक्ट है। और अगर किसी का उंगली एक हट जाए, 4 ही रहे, तब भी कहेंगे कि उसमें डिफेक्ट है। तो क्रिस्टल लैटिस में अगर कहीं पे कोई एटम बढ़ जाए जो कि ज़रूरत नहीं है उसका, तो भी हम लोग कहेंगे कि उसमें डिफेक्ट है। और अगर कभी ऐसा हो कि क्रिस्टल लैटिस में जहाँ पे एटम होना चाहिए वहाँ एटम ना हो, वहाँ से एटम गायब हो जाए, कम हो जाए, तो भी हम लोग कहेंगे कि क्रिस्टल में डिफेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स का नंबर बढ़ जाए या घट जाए, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए या ज़रूरत से कम हो जाए, तब उसको हम लोग डिफेक्ट कहते हैं। और जो ये इम्परफेक्शन होता है, ये होता किस वजह से है, तो बोला गया कि ये जब किसी लिक्विड को सॉलिड में हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड में बदलना चाहते हैं या फिर वो खुद से क्रिस्टलाइजेशन हो रहा हो, तो उसको जितना टाइम चाहिए उतना टाइम अगर नहीं मिल पाता है, तब ये डिफेक्ट्स के साथ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। मतलब फास्ट क्रिस्टलाइजेशन जब होगा तो डिफेक्ट ज़्यादा होगा, स्लो क्रिस्टलाइजेशन होगा तो डिफेक्ट कम होगा। लेकिन फिर भी विदाउट डिफेक्ट कोई क्रिस्टल नहीं होता है। दुनिया का जितना क्रिस्टल है सभी में कुछ न कुछ डिफेक्ट होता ही है। और अगर कभी किसी क्रिस्टल में कहते हैं कि डिफेक्ट नहीं है, तो फिर ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यही कहा गया है कि एट 0 केल्विन ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर परफेक्ट। मतलब 0 केल्विन पे सारा क्रिस्टल क्या हो जाएगा, बिना डिफेक्ट के हो जाएगा। लेकिन बिना डिफेक्ट के क्रिस्टल नहीं पॉसिबल है और 0 केल्विन भी नहीं पॉसिबल है। तो इस तरह से थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ ये कहता है कि बिना डिफेक्ट का कोई क्रिस्टल नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर अचीव करना संभव नहीं है। तो इस तरीके से डिफेक्ट्स को हम लोग कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है। कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा तो डिफेक्ट भी होगा, इसीलिए उसको कुछ लोग थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। तो हम लोग मेनली डिफेक्ट को क्लासिफाई अगर करें तो मेनली डिफेक्ट्स को हम लोग 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। डिफेक्ट्स इन सॉलिड, इसका 2 जो है सो मेजर क्लासिफिकेशन होता है। एक हम लोग कहते हैं लाइन डिफेक्ट और एक हम लोग कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो जैसे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग ऐसे बनाए, ये कोई क्रिस्टल है, इसमें ये सब लैटिस पॉइंट्स है। तो लाइन डिफेक्ट के साथ क्या बोला गया कि अगर कभी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एक रो है एटम्स का या पार्टिकल्स का, वो पूरा रो अगर यहाँ से गायब हो जाए या एक पूरा एक्स्ट्रा रो इसमें एंट्री कर ले, तब जो डिफेक्ट्स होगा उसको हम लोग कहते हैं लाइन डिफेक्ट। मतलब कि डिफेक्ट का अरेंजमेंट जब पूरे के पूरे रो ऑफ द लैटिस साइट्स पे हो जाए, पूरे कॉलम पे या रो पे हो जाए, तब उसको हम लोग नाम देंगे लाइन डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट्स के साथ क्या है कि अगर जहाँ पे लैटिस पॉइंट्स है, जैसे ये लैटिस पॉइंट्स है, तो अगर कहीं पर 1-2 लैटिस पॉइंट्स में एटम गायब हो जाए, जैसे यहाँ से कोई एटम हम लोग गायब करते हैं, तो ये जो डिफेक्ट होगा इसको कहेंगे हम लोग पॉइंट डिफेक्ट। या कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो इंटरस्टिशियल साइट होता है उसमें कोई एटम आ जाए, एक्स्ट्रा एटम इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, तो इस तरह का सिचुएशन जब क्रिएट होगा तब भी उसको हम लोग नाम देंगे पॉइंट डिफेक्ट। हम लोगों को मेनली 12th क्लास में पॉइंट डिफेक्ट ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट जो हम लोगों के पास होता है उसका फर्दर क्लासिफिकेशन मेनली 3 टाइप में किया जाता है। पॉइंट डिफेक्ट को मेनली 3 टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फिर एक को कहते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, एक होता है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, और एक को कहते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो अब क्या है, आगे हम लोग स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को आगे
4 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फिर इसके बाद है फ्रेंकेल डिफेक्ट, और एक है स्कॉटी डिफेक्ट। तो ये 4 टाइप का जो है सो हम लोगों के पास स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट है। पहला है वैकेंसी, फिर इंटरस्टिशियल, फिर फ्रेंकेल और लास्ट में स्कॉटी। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का कोई और टाइप नहीं होता है। और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है ये हम लोगों के पास 2 टाइप का होता है। एक हम लोग कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और मेटल एक्सेस डिफेक्ट में भी 2 केस हम लोगों को पढ़ना है। एक हम लोग कहते हैं ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी। ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का एक हम लोगों का जो एग्जाम्पल होगा ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट का एक दूसरा एग्जाम्पल होता है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। तो ये जो है सो पूरा का पूरा आपके पास क्लासिफिकेशन है पॉइंट डिफेक्ट का। सबसे पहले डिफेक्ट्स को हम लोग ने डिफाइड किया, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट को हम लोग डिस्क्राइब नहीं करेंगे 12th क्लास में, पॉइंट डिफेक्ट को डिस्क्राइब करेंगे। पॉइंट डिफेक्ट जो है सो हम लोगों के पास मेनली 3 टाइप का है। पहला है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट और तीसरा है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये जो है सो 3 मेजर क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में 4 अलग अलग टाइप है। पहला वैकेंसी, फिर दूसरा इंटरस्टिशियल, फिर तीसरा फ्रेंकेल और उसके बाद स्कॉटी। और फिर इम्प्योरिटी का कोई टाइप नहीं है। फिर हम लोगों के पास है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी 2 टाइप का है, एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट को हम लोग 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक है ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी और दूसरा है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों के पास पॉइंट डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए वीडियो रोक करके। अब आगे हम लोग जो है सो वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, फ्रेंकेल, स्कॉटी को डिस्क्राइब करेंगे और इसको डिस्क्राइब करने के बाद हम आपको स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट समझा देंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। वैकेंसी डिफेक्ट हम लोगों के पास है पहला। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या है? तो जैसे हम लोग एक लैटिस को ड्रॉ करते हैं, एक लैटिस को हम लोग जैसे ड्रॉ कर रहे हैं तो ये सारा जो जगह है ये सब कहलाता है लैटिस पॉइंट्स। यहाँ पे सब जगह लैटिस पॉइंट्स हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वैकेंसी डिफेक्ट में बताया गया कि जो आपके पास लैटिस पॉइंट्स है उसमें से अगर कोई लैटिस पॉइंट मिसिंग है, गायब हो जाए, जैसे यहाँ से एक लैटिस पॉइंट्स को जो है सो हम यहाँ से हटा दिए, यहाँ पर अब कोई लैटिस पॉइंट जो है सो नहीं दिख रहा है, तो यही डिफेक्ट कहलाएगा वैकेंसी डिफेक्ट। तो इसमें हम लोग लिखते हैं, छोटा सा लिख लेते हैं कि व्हेन सम ऑफ द एटम्स आर मिसिंग, गायब हो जाए, फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स, फ्रॉम देयर लैटिस साइट, देन वैकेंसी डिफेक्ट एराइजेस। तब जो है सो वैकेंसी डिफेक्ट एराइज करता है। और ये यहाँ पर जो है सो खाली जगह हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो सॉलिड का मास घट जाएगा और मास जब डिक्रीज़ कर जाएगा तो डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी हम लोग कहते हैं कि मास बाई वॉल्यूम, और मास अगर घट जाएगा तो फिर डेंसिटी भी घट जाएगा। तो इसकी वजह से हम लोग कह देते हैं कि डेंसिटी
डिक्रीज़ कर जाएगा। इस वजह से वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी जो है सो डिक्रीज़ कर जाएगा। और ये वाला डिफेक्ट कभी कभी हीट करने से भी प्रोड्यूस होता है, हीटिंग करने से भी वैकेंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। इसमें इतना ही है और कुछ खास नहीं। इसके बाद जो है सो हम लोगों को पढ़ना है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है सो अगला हम लोगों के पास एग्जाम्पल था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है, अभी हम इसको लैटिस को यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे एटम है, ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। इंटरस्टिशियल साइट किसको कहते हैं, तो लैटिस पॉइंट्स के, ये चारों जैसे लैटिस पॉइंट्स है, इसके बीच में जो ये जगह है इसी को कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो अगर कभी ऐसा हो कि लैटिस पॉइंट्स पे तो एटम है ही जहाँ पे एटम को होना चाहिए, अदर देन लैटिस पॉइंट्स कोई एटम एक्स्ट्रा चला है इंटरस्टिशियल साइट पे, ये इंटरस्टिशियल साइट कहलाता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि लैटिस पॉइंट्स के बाद जो इंटरस्टिशियल साइट है वहाँ भी आ जाए, तो इसको हम लोग कह देते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि हेयर सम ऑफ द एक्स्ट्रा एटम्स आर present at the interstitial site in the lattice। लैटिस के अंदर जो इंटरस्टिशियल साइट होगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है सो जगह पे एटम आ जाएगा, और इस तरह से इसको हम लोग कह देते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसके बाद जो है सो हम लोग पढ़ेंगे फ्रैंकेल डिफेक्ट। इसके बाद हम लोगों के पास है फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या है, तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों के पास कोई आयनिक सॉलिड है, तो आयनिक सॉलिड में पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन का ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, फिर इसके बाद माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस और प्लस, फिर यहाँ पे प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है और माइनस है। तो ये जो हम लोगों ने अभी ड्रॉ किया, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। यहाँ पे रेगुलर प्लस माइनस का ऑल्टरनेट जो अरेंजमेंट है वो है। अब इसमें डिफेक्ट कैसे दिखाएंगे, डिफेक्ट कैसे होगा फ्रैंकेल, तो उसको आइए देख लेते हैं। एक बार इसको हम फिर से यहाँ पे बनाते हैं, लेकिन इस बार डिफेक्ट इसमें शो करना होगा। तो कैसे उसको करेंगे, यही चीज़ यहाँ पे डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यहाँ फिर से प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो अभी तो इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन बताया गया क्या कि कहीं से कोई पॉजिटिव आयन, जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन था, तो वो पॉजिटिव आयन यहाँ पर नहीं रहे, यहाँ पे खाली जगह हो जाए और ये जो पॉजिटिव आयन है वो इसके चारों के बीच में जो इंटरस्टिशियल साइट है उसमें आकर के प्रेजेंट हो जाता है। मतलब अगर कभी किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कटायन है वो अपने जगह से गायब हो जाए, अपने जगह से हट जाए और इंटरस्टिशियल साइट में आकर के प्रेजेंट हो जाए, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। यहाँ कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें डिफेक्ट है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ का कटायन अपने जगह से गायब हो गया और वो आके कहाँ फिट हो गया, तो इंटरस्टिशियल साइट में फिट हो गया। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी है, क्योंकि पॉजिटिव जो आयन है वो कहाँ है, इंटरस्टिशियल साइट पे है। दूसरा, यहाँ पर अगर देखें तो पॉजिटिव आयन अपने साइट से गायब है, तो वैकेंसी डिफेक्ट है। मतलब फ्रैंकेल डिफेक्ट में वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल दोनों हम लोगों को देखने को मिलता है। इसमें वैकेंसी भी मिलता है और इंटरस्टिशियल भी देखने को मिलता है। ये दोनों का जो है सो क्या है,
मिक्सचर है। और इसको अगर आप लिखना चाहते हैं कि फ्रेंकेल डिफेक्ट को हम लोग कैसे लैंग्वेज में लिखें, तो इसको यहाँ पे इसको डायग्राम को हम मिटाते हैं और यहाँ इसको लिख देते हैं। इसमें बताया गया कि when sum of the cations मतलब पॉजिटिव आयंस are dislocated from their lattice site, and are present in the interstitial site, then Frenkel defect arises। क्या लिखा हुआ है कि when some of the cations पॉजिटिव आयन आर डिसलोकेटेड फ्रॉम देयर लैटिस साइट, कटायन अपने साइट से क्या हो गया, डिसलोकेट हो गया, हट गया, एंड आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट, और इंटरस्टिशियल साइट जो लैटिस पॉइंट्स के बीच का जगह था उसमें आके फिट हो गया, तब कहते हैं कि फ्रेंकेल डिफेक्ट अराइजेस, तब फ्रेंकेल डिफेक्ट बनता है, जो कि यहाँ पे आपको इसमें दिख रहा है। तो फ्रेंकेल डिफेक्ट में हम लोग कहते हैं कि कटायन अपने जगह से हट जाता है। अब सवाल ये है कि कटायन ही क्यों हट जाता है, अनायन क्यों नहीं अपने जगह से हटता है? तो इसका जवाब ये है कि कटायन का साइज़ छोटा होता है और इंटरस्टिशियल साइट भी छोटा ही होता है। तो कटायन अगर अपने जगह से हटेगा तो इंटरस्टिशियल साइट में जाके फिट हो जाएगा, लेकिन अनायन का साइज़ बड़ा है। अनायन अगर अपने जगह से हट के चाहे कि हम इंटरस्टिशियल साइट में जाके फिट हो जाएं, तो इंटरस्टिशियल साइट में इतना स्पेस नहीं रहता है कि वो अनायन को एडजस्टमेंट दे सके। इसी वजह से फ्रेंकेल डिफेक्ट में जब भी डिसलोकेशन होगा तो कटायन का होगा, अनायन का नहीं हो सकता है। दूसरी बात, ये जो फ्रेंकेल डिफेक्ट है इसमें वैकेंसी इंटरस्टिशियल तो साथ साथ दिखता ही है, इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी हम लोग कहते हैं। फ्रेंकेल डिफेक्ट को आप डिसलोकेशन भी कहते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कह सकते हैं। और इसमें क्या है कि कोई एटम, कोई पार्टिकल क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है या कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल अंदर नहीं आया है, तो इसमें डिफेक्ट के पहले जो आपको कटायन अनायन का नंबर था वही डिफेक्ट के बाद भी दिखेगा। तो इसको रेशियो अगर हम लोग चेक करें, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आयंस का नंबर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉजिटिव आयन का नंबर आपको 9 दिख रहा है। पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन का रेशियो अगर हम निकालें तो 9 है, और निगेटिव आयन भी आप इसमें काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। और अभी जो डायग्राम यहाँ पे पीछे आपकी कॉपी में आपने लिखा होगा अगर, तो वहाँ अगर आप देखें तो उसमें भी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का नंबर 9/9 ही है, दैट इज़ रेशियो 1:1 ही है। तो ये जो सिचुएशन है जिसमें कि रेशियो डिफेक्ट के पहले जो होता है कटायन अनायन का, वही रेशियो डिफेक्ट के बाद भी हो जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब रेशियो सेम रहता है डिफेक्ट के पहले और डिफेक्ट के बाद। क्या चीज़ का रेशियो? तो नंबर ऑफ़ कटायंस, नंबर ऑफ़ अनायंस का रेशियो। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। और इसकी वजह से डेंसिटी पर कोई असर नहीं होता है, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें डेंसिटी जो है सो कांस्टेंट रहता है, डेंसिटी पर कोई असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोई एटम इसमें से बढ़ा या घटा नहीं होता है, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। और ये एग्जांपल कहाँ मिलेगा? तो सिल्वर के हैलाइड्स में, जैसे AgCl है, AgBr है, AgI है, फिर जिंक सल्फाइड है, तो ये सब इसमें जो है सो आपको एग्जाम्पल है जिसमें कि फ्रेंकेल डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंकेल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी हम लोग कहते हैं। उसमें वैकेंसी और इंटरस्टिशियल का मिक्सअप होता है, कटायन अपने जगह से डिसलोकेटेड हो जाता है, डेंसिटी उसमें कांस्टेंट होता है, और उसका एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और जिंक सल्फाइड होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्कॉटी डिफेक्ट। स्पेलिंग में SCHOTT भी है, बट के को हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते हैं, वो साइलेंट रहता है, कहते हैं इसको स्कॉटी डिफेक्ट। जैसे यहाँ पे एक आयनिक सॉलिड हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है,
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का ऑल्टरनेट अरेंजमेंट दिख रहा है। यहाँ अभी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। डिफेक्ट को अब हम लोग अगले स्ट्रक्चर में शो करेंगे। एक बार हम इसको फिर से बना दें। यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, फिर यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। तो इसी को रिपीट हम किए। अब इसमें लेकिन डिफेक्ट को शो करेंगे कैसे, तो बताया गया कि यहाँ से एक पॉजिटिव आयन को गायब कर दीजिए। तो पॉजिटिव आयन जो है सो गायब हो गया, तो यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, वैकेंसी। तो एक जगह से हम लोग नेगेटिव आयन को गायब कर देते हैं, तो यहाँ भी वैकेंसी। और इस तरह से ये जो डिफेक्ट हुआ जिसमें कि एक कटायन और एक अनायन गायब हो गया, इसी तरह के डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं स्कॉटी डिफेक्ट। ये तो हम एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, बट होगा ऐसे ही कि जितना कटायन गायब होगा उतना ही अनायन अपने जगह से गायब हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि व्हेन equal number of cations and anions are missing from their lattice sites, then स्कॉटी डिफेक्ट arises। कटायन और अनायन का बराबर बराबर नंबर अगर अपने साइड से गायब हो जाए तब स्कॉटी डिफेक्ट होता है। और इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जैसे कटायन और अनायन गायब हो गया तो इसमें तो मास घट जाएगा, पूरे के पूरे क्रिस्टल में एटम्स कुछ गायब हो गया। तो मास अगर घट जाएगा तो इसकी वजह से डेंसिटी पर असर पड़ेगा, डेंसिटी इसका जो है सो डिक्रीज़ कर जाएगा। मतलब स्कॉटी डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल का डेंसिटी घट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का नंबर कम हो गया है। दूसरी बात, हम लोग इसको स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट क्यों कहते हैं, रेशियो अगर चेक करें तो पॉजिटिव आयंस का नंबर और नेगेटिव आयंस का नंबर अगर आप देखें तो पॉजिटिव यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नेगेटिव भी 9, तो रेशियो 1:1 है। यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशियो चेक करें तो पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है, नेगेटिव भी 8 दिख रहा है। तो रेशियो अभी भी 1:1 ही है। यहाँ भले ही नंबर 9/9 8/8 है, लेकिन फाइनल रेशियो जो मिनिमम नंबर में रेशियो हम लोग चेक करें तो वो तो 1:1 रेशियो में तो कोई चेंज हुआ नहीं। तो इसको फिर से हम लोग स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट कह लेते हैं। दूसरी बात कि इसमें आपको सिर्फ वैकेंसी डिफेक्ट दिखता है। फ्रेंकेल में क्या था, वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टिशियल बोथ डिफेक्ट्स दिख रहा था, लेकिन यहाँ सिर्फ वैकेंसी दिखता है। और ये जो अच्छा खासा जो आयनिक कंपाउंड होगा, हाईली आयनिक कंपाउंड होगा, उसमें दिखाई देगा। जैसे एग्जांपल अगर इसका हम लोग लिखें तो इसका एग्जांपल अपने पास है सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड और एक सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड के साथ क्या है कि इसमें आपको स्कॉटी भी दिखता है, ये आपने ध्यान दिया होगा। और फ्रेंकेल में भी इसको हम लोगों ने लिखा था। तो सिल्वर ब्रोमाइड, ये आपसे सवाल पूछा जाता है कि एक सॉलिड का नाम बताइए जो स्कॉटी और फ्रेंकेल दोनों डिफेक्ट शो करता है, तो इसमें हम लोग कहते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड है। तो ये स्कॉटी डिफेक्ट था। तो अभी हम लोगों ने स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट्स का 4 टाइप जो है सो डिस्कस किया। अब हम लोग अगला जो डिफेक्ट्स है उसको पढ़ेंगे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अगला डिफेक्ट है हम लोगों के पास इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इसमें एक वर्ड हम लोगों के पास आएगा डोपिंग। तो डोपिंग क्या है, तो अगर कभी क्रिस्टलाइन सॉलिड में कुछ ऐसा इम्प्योर सब्सटेंस हम लोग ऐड कर दें जो उसके क्रिस्टल में जाकर के सेट हो जाए, तो कैसे ऐड करेंगे, तो पहले एक प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग लेंगे, उसको हीट करेंगे तो वो मेल्ट कर जाएगा। अब उस मोल्टेन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, जो मोल्टेन अब लिक्विड हो गया, उसमें कुछ नया पार्टिकल को हम लोग क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं और फिर से उसको क्रिस्टलाइजेशन होने के लिए छोड़ देते हैं। तब जो नया क्रिस्टल बनेगा तो उसमें कुछ कुछ जगह पे जो नया चीज़ हम लोगों ने जो ऐड किया वो अपने लैटिस साइट्स के अलावा या फिर इंटरस्टिशियल साइट में या कहीं भी उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में दिखेगा। तो ये जो मिक्सिंग ऑफ इम्प्यूरिटी टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसी प्रोसेस को हम लोग डोपिंग कहते हैं। डोपिंग का साधारण मतलब क्या है,
मिक्सिंग ऑफ impurity to a pure solid। किसी प्योर सॉलिड में जो इम्प्योरिटी का मिक्सिंग होता है उसी को हम लोग कह देते हैं डोपिंग। तो यहाँ पे ये वर्ड हम यूज़ करेंगे, डोपिंग। डोपिंग टेस्ट एक खिलाड़ी सबके लिए भी होता है, ओलंपिक वगैरह में आप सुनते होंगे डोपिंग टेस्ट। वो क्या होता है, कमेंट में जाकर के हमको बताइएगा कि डोपिंग टेस्ट जो प्लेयर्स का होता है ओलंपिक गेम्स में या और भी कोई नेशनल गेम होता रहता है उसमें, उसका क्या मतलब होता है। खैर अभी हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट जाने, तो इसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हम लोग के पास एक आयनिक क्रिस्टल है। यहाँ पे हम लोगों के पास जो है सो Na+Cl- Na+Cl- का ये लैटिस है। अभी इसमें तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं दिख रहा है। तो जो अगला हम लोग गड़बड़ी वाला सिचुएशन जो है उसको देखें कि क्या है। तो बताया गया कि सोडियम क्लोराइड में आप ऐड कर दीजिए स्ट्रॉन्सियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में ऐड कर दीजिए स्ट्रॉन्सियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जब ब्रेक करेगा तो बनाएगा Na+ एंड Cl-, और स्ट्रॉन्सियम क्लोराइड जब ब्रेक करेगा तो ये बनाएगा Sr2+ और 2Cl-। तो यहाँ सोडियम आयन पे तो एक पॉजिटिव चार्ज और स्ट्रॉन्सियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज। तो बताया गया कि आपके पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, उसको पिघला दीजिए, उसमें स्ट्रॉन्सियम क्लोराइड को मिक्स कर दीजिए। तो कुछ सोडियम को स्ट्रॉन्सियम क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। मान लेते हैं कि यहाँ से सोडियम हटा करके और यहाँ हम लोग ला दिए स्ट्रॉन्सियम। तो स्ट्रॉन्सियम पे अकेले 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। अब अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज को चेक करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज, सोडियम का नंबर नहीं गिन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव आयन का नंबर गिन रहे हैं। तो पॉजिटिव आयन का मतलब पॉजिटिव चार्ज को गिन रहे हैं। तो 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, फिर यहाँ 2, 4, 5, 6, 7। पॉजिटिव का नंबर जो है सो इसमें कितना मिल रहा है, 7। और निगेटिव चेक करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। निगेटिव का नंबर कितना मिल रहा है, तो 6 मिल रहा है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव तो न्यूट्रल नहीं हो पा रहा है, न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है कि एक जगह से सोडियम आयन को यहाँ से हम लोग हटा देंगे। यहाँ से हम लोगों ने एक सोडियम आयन को हटा दिया, तो अब इसमें पॉजिटिव आयन भी 6 हो जाएगा और निगेटिव आयन भी 6 हो जाएगा। तो ये जो है सो चार्ज इसमें बैलेंस है। ये जो स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल है, उसको न्यूट्रल होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो जगह है ये किसका था, सोडियम का। तो सोडियम क्या था, कटायन। तो अब उसकी जगह पे वैकेंसी हो गया, तो इसको हम लोग क्या देंगे, कटायनिक वैकेंसी। इसको हम लोग कह देंगे कटायनिक वैकेंसी। और ये कितना होगा, तो जितना स्ट्रॉन्सियम आयन ऐड होगा उतना होगा। जहाँ जहाँ स्ट्रॉन्सियम हम लोग जितना जितना स्ट्रॉन्सियम ऐड करेंगे उतना उतना कटायनिक वैकेंसी होगा। तो कटायनिक वैकेंसी का नंबर कितना होगा, तो नंबर ऑफ Sr2+ आयंस के जितना होगा। तो यही कहलाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कि ये तो एक एग्जांपल हो गया, लेकिन ऐसा ही बहुत सारे क्रिस्टल में हो सकता है कि कोई एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, उसमें हम लोग कुछ इम्प्योरिटी डोपिंग करवा देंगे और तब उसमें क्या होगा कि कुछ पॉजिटिव आयंस को एक नया वाला जो पॉजिटिव आयन होगा जिसका वैलेंसी ज़्यादा होगा वो रिप्लेस करेगा, और उसके रिप्लेसमेंट की वजह से कुछ उसमें कटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। और कटायनिक वैकेंसी का नंबर कितना होगा, तो उतना ही जितना नंबर ऑफ नया वाला आयन ऐड करेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल, ये तो NaCl और स्ट्रॉन्सियम क्लोराइड का है। एक दूसरा एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो हम लोग कहते हैं कि सिल्वर क्लोराइड में अगर आप कैडमियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं तब भी आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट ही देखने को मिलता है। और इससे रिलेटेड जो है सो एक सवाल है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और इम्प्योरिटी के बाद जो डिफेक्ट हम लोगों को पढ़ना है वो डिफेक्ट है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इम्प्योरिटी के बाद हम लोगों को पढ़ना है
नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने टाइप का है? 2 टाइप का है। एक को कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक को कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो इसमें पहले हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट को जानेंगे। नाम से पता चल रहा है, पता चल रहा है कि नहीं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होगा? मेटल ज़्यादा होगा। तो इसमें मेटल एक्सेस में भी कितना टाइप था? 2 टाइप था हम लोगों के पास। एक था ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी। तो इसमें पहला वाला हम लोग पढ़ रहे हैं ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी। तो अनायनिक वैकेंसी वाला जो एग्जांपल है वो हम लोग लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। क्या है कि ये अपने पास सोडियम क्लोराइड का लैटिस है। ये हम लोगों के पास जो है सो सोडियम क्लोराइड का एक लैटिस है। इसको बताया गया कि मान लेते हैं कि ये जो है सो आपके पास सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा है और इस सोडियम क्लोराइड पे क्या करते हैं कि सोडियम मेटल को थोड़ा सा रख देते हैं और फिर इसको हीट करने लगते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के ऊपर सोडियम का टुकड़ा रख के उसको हीट कर रहे हैं। क्या सिचुएशन है? तो ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है और इसके ऊपर सोडियम मेटल को रख करके हीट किया गया। तो हीट करने से ये आयन में बदल जाएगा Na+ और यहाँ क्रिएट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, Na+ और इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से देखा गया कि जब ये क्रिस्टल सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं तो कुछ क्लोराइड आयन्स अपने जगह से गायब हो जाता है। जैसे यहाँ से हमें क्लोराइड आयन को दिखाएं कि वो गायब हो गया। तो ये क्लोराइड आयन जो है सो चला गया बाहर और यहाँ पे जो सोडियम आयन था उसके साथ ये क्लोराइड मिल करके NaCl बना लिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर के जो है सो फिट हो जाएगा। किसमें? तो ये जो खाली जगह था इसमें। तो ये खाली जगह किसकी वजह से क्रिएट हुआ? तो क्लोराइड आयन की वजह से। और क्लोराइड आयन क्या है? कटायन की अनायन? क्लोराइड आयन है अनायन। तो इसको हम लोग कहते हैं कि अनायनिक वैकेंसी है। और इस अनायनिक वैकेंसी में अभी कौन आ गया है? इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से क्या सिचुएशन क्रिएट होगा कि जब लगातार इसको हम लोग हीट कर रहे होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। जैसे आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता था, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और फिर वापस ग्राउंड स्टेट में अपना लौटेगा। तो उस लौटने के दौरान ये कुछ वेवलेंथ रिलीज़ करेगा और यहाँ देखा गया कि जो वेवलेंथ रिलीज़ करता है इलेक्ट्रॉन वो 589 नैनोमीटर होता है, जो कि कलर में अगर चेक करें तो येलो कलर का होता है। तो इस वजह से ये जो सोडियम क्लोराइड है जब इस प्रोसेस से गुजरेगा तो फिर येलो कलर का हो जाएगा। येलो कलर का सोडियम क्लोराइड आपको दिखने लगता है। तो ये इसकी वजह से इसको हम लोग नाम दे देते हैं F सेंटर। इसको हम लोग नाम दे देते हैं F सेंटर। अब F का मतलब क्या है? तो F का मतलब होता है फार्ब। F का मतलब फार्ब होता है, जो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कलर। फार्ब मतलब कलर इन जर्मन। तो ये कलर सेंटर है, येलो कलर का ये प्रोड्यूस हुआ कलर और ये ऐसा सिचुएशन हुआ। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ? तो अनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुआ क्योंकि क्लोराइड आयन गायब हो गया। मेटल का नंबर अगर आप चेक करें तो मेटल है 1 2 3 4 5 6 और नॉन मेटल चेक करें तो क्लोरीन 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। क्लोरीन 5 ही है और मेटल जो सोडियम है वो 6 है। तो मेटल ज़्यादा है इसलिए मेटल एक्सेस कहेंगे। रेशियो अगर आप चेक करें तो पहले तो जितना पॉजिटिव आयन था उतना ही निगेटिव आयन था, लेकिन बाद में क्या हो गया? निगेटिव आयन का नंबर कम हो गया। तो पॉजिटिव आयन का नंबर और निगेटिव आयन का रेशियो क्या हुआ? गड़बड़। इसीलिए इसको हम लोग नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी कह देते हैं। अब इसको थोड़ा पॉइंट वाइज जो है सो हम लोग लिख लेंगे। इसको पॉइंट वाइज लिख लेते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो NaCl is heated with sodium। फिर दूसरा है क्लोराइड आयंस, सब नहीं कुछ क्लोराइड आयंस
लीव देयर साइट, क्लोराइड आयन अपना साइट छोड़ देता है। अनायनिक वैकेंसी इज फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन। जो अनायनिक वैकेंसी है वो इलेक्ट्रॉन से भर जाता है, तो उसी को हम लोग नाम दे देते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, 1 मार्क का क्वेश्चन रहता है कि एफ सेंटर को डिफाइन कीजिए। तो एफ सेंटर हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन अनायनिक वैकेंसी is called एफ सेंटर। अनायनिक वैकेंसी में जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है उसी को हम लोग कह देते हैं एफ सेंटर। तो ये पूरा का पूरा सिचुएशन है। अब इसमें सोडियम क्लोराइड को अगर हम लोग ने लिया तो येलो कलर प्रोड्यूस हुआ, इसको आप लिख लीजिए। जो सोडियम क्लोराइड हम लोगों ने लिया तो येलो कलर प्रोड्यूस हुआ। इसी को अगर हम लोग लिथियम क्लोराइड ले लें, लिथियम क्लोराइड को लिथियम के साथ अगर आप हीट करेंगे तो ये पिंक कलर प्रोड्यूस करेगा। सोडियम क्लोराइड को सोडियम के साथ हीट करें तो ये येलो कलर प्रोड्यूस करेगा। पोटासियम क्लोराइड को पोटासियम के साथ हीट करें तो ये वायलेट कलर प्रोड्यूस करता है। तो ये सारा चीज़ जो है सो आपको इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा कटायन की वजह से जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है उसके बारे में। तो एक्स्ट्रा कटायन के बारे में जो एग्ज़ाम्पल फेमस है वो है हम लोगों के पास जिंक ऑक्साइड। ये है ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन, एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड को जब हीट किया जाता है तो ये टूटता है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन में। और इसको अगर हम लोग डायग्राम से दिखाएं तो यहाँ Zn2 प्लस फिर O2 माइनस, Zn2 प्लस O2 माइनस, यहाँ O2 माइनस Zn2 प्लस O2 माइनस Zn2 प्लस, फिर यहाँ Zn2 प्लस O2 माइनस Zn2 प्लस O2 माइनस। जब आप इसको हीट करेंगे तो इसमें से कुछ जो ऑक्साइड आयन है वो बाहर चला जाएगा। जैसे यहाँ से हम कहते हैं ये जो है सो ऑक्साइड आयन बाहर चला गया हाफ ऑक्सीजन में, तो अपना इलेक्ट्रॉन जो है सो यहाँ दे के जाएगा। और फिर से वही सोडियम क्लोराइड वाला रीज़न इसमें हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हीट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा एंड दैट एनर्जी अगेन कोरिस्पॉन्ड्स टू येलो कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो इसकी वजह से फिर से येलो कलर ही हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन इसमें नई बात क्या है कि जब आप इसको ठंडा करेंगे तो फिर से जो जिंक ऑक्साइड का वाइट कलर है वो फिर से वापस चला आता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो हवा में है ऑक्सीजन, तो वापस फिर से वो चला आएगा और फिर से ये लैटिस जो है सो कंप्लीट हो जाएगा। और जिंक ऑक्साइड आपको अब इसमें एक्स्ट्रा कटायन क्या, तो आप देखिए तो जिंक इसमें 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है और ऑक्सीजन कितना 1 2 3 4 5 ही दिख रहा है। तो कटायन ज़्यादा है, मेटल का नंबर ज़्यादा है, इसीलिए मेटल एक्सेस। और रेशियो जो कटायन अनायन का है वो भी पहले से जैसा सेम नहीं है, इसलिए नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। तो ये सारा हम लोगों के पास जो था नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मेटल एक्सेस वाला टाइप है। इसके बाद एक और बचा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या होता है, तो पहले हम लोग जान लें कि डिफिशियंसी का मतलब क्या है। तो डिफिशियंसी का मतलब हम लोग कह देते हैं कमी। जैसे आप पढ़ते होंगे कि विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, या फिर विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो क्रिस्टल हम लोगों के पास होगा उसमें मेटल का डिफिशियंसी होगा।
अब ये मेटल का डिफिशियंसी कहाँ देखने को मिलेगा, तो जनरली ट्रांजिशन मेटल का जो हाइड्राइड होगा और ऑक्साइड होगा उसमें देखने को मिलेगा। कारण क्या है, तो ट्रांजिशन मेटल का वेरिएबल वैलेंसी, यही इसका कारण है। डिटेल आपको तब समझ में आएगा जब इसका हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। थ्योरी में हो सकता है कि थोड़ा डाउट रह जाए, बट न्यूमेरिकल विल क्लियर योर ऑल द डाउट्स। तो यहाँ पे हम लोग मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट जान लें क्या है। जैसे हम लोगों को पता है कि आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला FeO लिखते हैं, जिसमें Fe आपको दिख रहा है कि एक बार है और ऑक्सीजन जो है सो एक बार है। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहिए तो +2 और इसका -2 है, मतलब आयरन जो है सो +2 स्टेट में है और ऑक्सीजन जो है सो -2 स्टेट में है। तो एक आयरन के लिए एक ऑक्सीजन है। लेकिन जब डिटेल में हम लोग इसका चेक करते हैं रेशियो, तो पता चला कि ये ऐसा नहीं है। अब शुरू से आप ये पढ़ते आ रहे हैं कि आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला FeO होता है। आज हम कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं होता है। एक्चुअल फार्मूला में क्या देखा गया कि एक्चुअल फार्मूला में देखा गया कि Fe का नंबर 0.93 और O का नंबर 1.00, और ये रेशियो जो है 0.93 से लेकर के 0.98 तक 97 तक ऐसे जा सकता है। तो ये रेशियो अब इतना हम लोग ध्यान नहीं देते थे। 0.93 को भी हम लोग 1 ले लेते थे और ये 1 तो है ही। तो एक्चुअली ऐसा सिचुएशन है। निकल के बारे में हम लोग बात करें, निकल का ऑक्साइड, तो निकल का ऑक्साइड हम लोग लिख देते हैं NiO, जिसमें ये +2 और ये -2। बोला गया नहीं, ये भी पूरी तरह से नहीं रहता है। निकल का भी जो रेशियो है वो, जैसे निकल यहाँ पे 0.98 और वो जो है सो 1.00, ऐसा सिचुएशन है। तो ये एक्चुअल जो है सो उसका फॉर्मूला है, जो अभी से पहले हम लोगों को नहीं पढ़ने को मिल रहा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का रेशियो पूरी तरह से, ऑक्सीजन का नंबर पूरी तरह से क्या है, 1 है, लेकिन निकल उससे कम है, तो मेटल का डिफिशियंसी है, कमी है। तो यहाँ भी आयरन आपको दिख रहा है कि 1 से कम है, 0.93 ही है। तो ये सारा जो एग्जाम्पल्स है ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का है, और ये जब भी आपको मिलेगा तो ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स में ही मिलेगा। जो S ब्लॉक का मेटल है उसमें नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि S ब्लॉक का मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर वैरी नहीं करता है, +1 ग्रुप में 1 में रहता है और +2 ग्रुप 2 में रहता है। लेकिन ट्रांजिशन मेटल में मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर बदलते रहता है, तो इसी कारण से उसमें वो दिखाई देता है। तो डिफिशियंसी में सिंपली हम लोग लिख देंगे कि कुछ मेटल्स के ऑक्साइड या हाइड्राइड शुरू से ही, जब से वो बनते हैं उसी समय से उनमें मेटल्स का नंबर जो है सो नेगेटिव आयन जो रहता है उससे कम होता है। तो उसी को हम लोग कह देते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल अभी हम लोग बनाएंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है हम लोग के पास कि निकल ऑक्साइड का जो एक्चुअल फार्मूला है वो है 0.98 O1.00 O1.00। तो आपको इसमें बताना है कि Ni2+ कितना है और इसमें जो है सो Ni3+ कितना है, इसका नंबर और इसका नंबर आपको बताना है कि कितना कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये रेशियो को हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको 100 से इंटू कर दीजिए। तो 100 से जब इंटू कर देंगे तो निकल का नंबर हम लोग लिखेंगे 98 और ऑक्सीजन का लिखेंगे 100। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन जो आसान हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग इसमें मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ Ni2+ हम लोग मान लेते हैं कि x है। तो जो नंबर ऑफ Ni3+ है उसको y नहीं मानेंगे, वो टोटल हम लोगों को पता है 98। तो इसमें हम लोग कर देंगे 98 - x। निकल 2+ का नंबर x और निकल 3+ का नंबर 98 - x। अब क्या है कि चार्ज हम लोग बात करें कि निकल का जो चार्ज है, जितना निकल 98 निकल का चार्ज होगा उतना ही ऑक्सीजन जो 100 है उसका चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि निकल 2+ का नंबर तो x है, तो कहेंगे कि x और इसकी वजह से चार्ज कितना है 2, और निकल का 3+ जो है उसका जो है सो नंबर कितना है, तो उसका नंबर है 98 - x और उसका नंबर कितना, तो ये नंबर हो गया और उसका चार्ज कितना, तो 3, और ये टोटल कितना, तो 100 ऑक्साइड आयन के बराबर। तो ऑक्साइड पे हम लोग कहते हैं कि O पे 2 माइनस होता है, तो एक ऑक्सीजन पे -2 है, तो 100 पे कितना होगा -200। तो माइनस को हटा के हम लोग सीधा यहाँ जो है सो 2 × 100 लिख देते हैं। तो ये हम लोग के पास इक्वेशन हो गया 2x
प्लस 3 इंटू 98 माइनस x इक्वल्स टू 200। तो यहाँ रहेगा 2x प्लस 294 माइनस 3x इक्वल्स टू 200। अब 2x है और माइनस 3x है तो बचेगा क्या, माइनस x, और उधर जाएगा ये 200 माइनस 294। तो यहाँ पे ये प्लस में है 200 और ये माइनस, तो आपको x के बदले माइनस x के बदले मिलेगा माइनस 94, तो x के बदले हो जाएगा 94। ये जो है सो हम लोगों का क्या चीज़ का नंबर है, तो Ni2+ का नंबर है। चूँकि x हम लोगों ने माना था कि Ni2+ का नंबर है x, तो अगर आपसे Ni3+ का नंबर पूछा जाए तो Ni3+ का नंबर आप 98 माइनस एक्स दैट इज़ 98 माइनस 94 कर देंगे तो आ जाएगा 4। मतलब कि 4 जो निकल है वो +3 स्टेट में है और 94 जो निकल है वो +2 स्टेट में है। अब इसको आप देख लीजिए कि ये कैसे बैलेंस हुआ। तो निकल जो +2 है Ni2+, उसका नंबर हम लोगों के पास कितना आया 94 और उसका चार्ज कितना है +2, तो ये हो जाएगा 188 प्लस चार्ज। और निकल 3+ का नंबर कितना आया है, तो 4 आया है और इसका चार्ज कितना है तो +3, तो ये हो जाएगा 12 और टोटल मिला दीजिएगा तो हो जाएगा 200। तो जो 100 ऑक्सीजन का चार्ज है 200, उतना ही 98 निकल का चार्ज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें से 4 निकल +3 के स्टेट में है और 2 ये 94 निकल जो है सो +2 के स्टेट में है। तो ऐसा अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट देखें तो नहीं कर पाएगा, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करेगा। इसलिए एस ब्लॉक में मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हम लोगों को नहीं दिखेगा, जब भी दिखेगा तो ट्रांजिशन मेटल में दिखेगा। तो ये सारा हम लोगों के पास जो था मेटल डिफेक्ट में, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफेक्ट्स होता है, वो सारा क्लासिफिकेशन था। उसका ये कंप्लीट वीडियो है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए आप जो है सो इंतज़ार कीजिए। सॉलिड स्टेट में अभी हम लोगों के पास बाकी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ये 2 प्रॉपर्टी जो है सो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिज़िक्स में भी आपको मिलेगा और केमिस्ट्री में भी मिलेगा। तो इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि जो हम लोगों के पास खास करके जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है उसका जो ओरिजिन है बैंड थ्योरी का, वो सारा कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से है। तो हो सके तो इस बीच में आप केमिकल बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थोड़ा पढ़ लीजिए, तो आसान हो जाएगा आपके लिए बैंड थ्योरी का समझना। थैंक यू।